हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है जंतुओं में जनन, इसका आज पार्ट थर्ड मैं आज शुरू करा रहा हूं। तीसरे पार्ट में इसके में हम लोग देखेंगे अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में मैंने कल भी आपको बताया, थोड़ा सा आज भी देखेंगे। उसके बाद में हम अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन में डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों युग्मक मिलकर के समान रूप से भाग लेते हों उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज बनाने के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है और एक निश्चित समय के बाद में भ्रूण एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है जैसे शिशु से वयस्क का बनना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन उस जनन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि उनका जो रूपांतरण होता है वो अलग तरीके से या भिन्न तरीके से होता है। रेशम कीट के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कीट है, इसी कीट की कंडीशंस अगर हम देखें तो जैसे इसमें अंडा, रेशम कीट के द्वारा जो अंडे जो दिए जाते हैं ये अंडे लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं, लार्वा या इल्ली के रूप में। यानी कि इस तरीके से रेशम की इल्लियां बनना शुरू हो जाती हैं, ऐसे इल्ली के रूप में बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इनके ऊपर एक कवच खोल होता है। ये खोल जैसे ही टूटता है तो ये प्यूपा के रूप में बदल जाता है और प्यूपा के रूप में बदलने के बाद में वयस्क में परिवर्तन होना। वयस्क में जब परिवर्तन हो जाता है तो रेशम कीट के द्वारा हम जैसे रेशम कीट प्यूपा जो बनता है, लार्वा बनता है, इनके द्वारा हम रेशम का निर्माण करते हैं। शहतूत के पत्तों पर पालने वाला कीट होता है, खास करके इसका औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से इस कीट को हम शहतूत के पेड़ पर पालते हैं। दूसरा है मेढक। मेढक के अंतर्गत भी क्या होता है, मेढक में नर और मादा दोनों मेढक, खास करके मैंने कल बताया था कि बसंत ऋतु या वर्षा काल के दौरान किसी तालाब में या जल वाले स्थान पर जाकर के एक साथ जाने के बाद में ये जो मादा मेढक जो होती है वो अंडे छोड़ती है। लगभग सैकड़ों अंडे छोड़ती है एक मेढक, मादा मेढक। और अंडे छोड़ने के उपरांत ये अंडे एक तरल पदार्थ का एक तरीके से कवच बना लेते हैं। उसके अलावा जो नर मेढक जो होता है वो अपनी प्रक्रिया उत्पन्न करता है, शुक्राणु छोड़ता है। छोड़ने के बाद में शुक्राणु उन अंडों के संपर्क में आ जाते हैं। आने के बाद में ये जो अंडे होते हैं टैडपोल या लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटे छोटे जो अंडे होते हैं वो टैडपोल या लार्वा में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके से जब निकलेगा तो इसमें इस तरीके से मेढक निकलता है। दूसरी कंडीशन फिर यहाँ से आगे फिर मेढक क्या होगा, इसका कायांतरण होगा। मेढक फिर इसमें से एक भाग इसका टूट जाएगा पूरे तरीका से और इस तरीके से मेढक यहाँ पर निकल के आ जाएगा और फिर यहाँ से फिर क्या होगा, एक वयस्क मेढक की उत्पत्ति हो जाती है, वयस्क मेढक बन जाता है। तो यहाँ पे जो वयस्क मेढक जो निकल के आया है वो कहाँ से आया है, अंडे से टैडपोल में परिवर्तन हुआ। टैडपोल यानी कि लार्वा से फिर वयस्क में बदलता है। तो वयस्क जो मेढक होता है यहाँ पे आ रहा है ना, टैडपोल रूपांतरित होकर, यानी कि छोटा जो लार्वा है वो बदलता है, रूपांतरण होता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं और रूपांतरित होकर के वयस्क में बदल जाता है, एक बड़ा हो जाता है। समय के अनुसार प्रत्येक चीज में समय के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। तो समय के अनुसार परिवर्तन आता है, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। जो छलांग लगा सकता है, कूदने की प्रक्रिया जिसमें हो, तो जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण, ये परिभाषा पूछ ली जाती है, कायांतरण किसे कहते हैं। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ यानी समय के अनुसार, एक निश्चित समय के अनुसार टैडपोल जो होता है उसमें शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो समय के अनुसार विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का, ये जो टैडपोल है इसका वयस्क में रूपांतरण होना, ये टैडपोल जब समय के अनुसार यहाँ पे वयस्क में बदल जाता है, वयस्क में रूपांतरण होने की जो प्रक्रिया होती है इसकी वो कहलाती है कायांतरण। तो ये जो प्रक्रिया थी हम लोगों ने ये सभी ये लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। रेशम कीट का जनन है, मेढक का जो जनन है, शिशु का जन्म होना है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये शिशु उत्पन्न करते हैं। इन सब में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है क्योंकि इनमें नर और मादा दो युग्मक समान रूप से भाग लेते हैं। ये प्रक्रिया लैंगिक जनन। प्रश्न पूछ रहा है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो ऐसा जनन जिसमें दो युग्मक नर और मादा समान रूप से भाग लेते हैं वो लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो ऐसा जन्म का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता हो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अंतर भी पूछ लेता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दो युग्मक आ जाते हैं, इसमें केवल एक युग्मक आता है। अब बात आती है अलैंगिक जनन की।
तो अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन का वह भाग जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसे कहते हैं हम अलैंगिक जनन। एक ही जीव के भाग लेने की प्रक्रिया में, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है ये एक कोशिक होता है। हाइड्रा जो होता है वो कैसा होता है, एक कोशिक होता है। हाइड्रा होता है एक कोशिक। इस तरीके से हाइड्रा, ये क्या है इसमें एक तरीके का, जैसे फिर मैं एक और डायग्राम बना दूं। ये क्या है इसका मुकुल, मुकुल शब्द का मतलब होता है उभार। तो हाइड्रा में ये जो मुकुल बना है, फिर क्या होगा आगे चल के, इस तरीके से, और लास्ट में जाकर के ये क्या होगा, यहां से ये मुकुल जो है ये यहां से टूट के अलग हो जाएगा। फिर ये मुकुल क्या करेगा, फिर अपना मुकुल बनाएगा इस तरीके से दूसरा। तो इनमें हाइड्रा में ये जो उभार होते हैं, ये उभार जो बने हुए हैं हाइड्रा में, मुकुल से नया जीव विकसित होता है। तो ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा में मुकुल बना, इस मुकुल से नए जीव का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक क्या है, नया जीव। कैसा है ये हाइड्रा, एक कोशिक, एक कोशिक। खास करके ये कहाँ मिलता है, नमी वाले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर। हाइड्रा में एक कोशिक, एक कोशिक जीव होता है, और इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसा जनन होगा, अलैंगिक जनन होता है। क्यों है अलैंगिक जनन, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स केवल इसमें अकेला ये एक ही जीव नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है, अपने जैसा समान जीव बना रहा है, अकेला खुद ही। इसमें दिया है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है, हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव बना, हाइड्रा में ये मुकुल है, मुकुल का मतलब होता है उभार, ये मुकुल अलग हो जाता है फिर नया जीव बनाता है। तो ये हाइड्रा में मुकुल से नया जीव बनता है, ये क्रिया विकसित होता है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हाइड्रा में मुकुलन के बाद में आता है, हाइड्रा से के बाद में दूसरा है इसी तरीके का अमीबा। अमीबा, अमीबा में भी कौन सा जनन देखने को मिलेगा, अलैंगिक जनन। क्यों मिलेगा, क्योंकि अकेला जीव है, और अलैंगिक जनन मिलने के बाद में कौन सी विधि द्वारा जनन होता है, द्विविखंडन, द्विविखंडन विधि द्वारा, या द्विखंडन भी बोल सकते हैं इसको, द्विखंडन या द्विविखंडन। कैसा जीव है, एक कोशिक है, एक कोशिक जीव है ये। इसमें क्या होता है, इसमें भी इस तरीके का अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो केंद्रक रूपांतरण होता है वो इस तरीके से, ये केंद्रक का भाग बढ़ता चला जाता है, और यहाँ पर ये केंद्रक का भाग ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से ये इसका विभाजन हो जाता है। और यहाँ पर जाने के उपरांत फिर ये क्या आ जाएगा, एक केंद्रक यहाँ पे और इसका एक भाग इसका यहाँ पे। अब ये क्या है, पूर्ण अमीबा। इस अमीबा में केंद्रक वाला भाग इसके साथ में जब जनन की प्रक्रिया होती है फैलता चला जाता है, फिर ये टुकड़ों का स्वरूप ले लेता है, ये दो टुकड़े आपस में टूट जाते हैं, दोनों में अलग अलग केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो एक अमीबा से क्या बन गई है, दो खंड बने, एक अमीबा से दो खंड बन जाते हैं, इसलिए क्या कौन सी विधि है, द्विविखंडन है। तो अमीबा के अंतर्गत अकेला अमीबा है, अकेला ही अपनी जनन क्रिया में भाग ले रहा है, तो
तो ऐसे जीव जो जनन क्रिया में केवल स्वयं भाग लेकर के, अकेले ही भाग लेकर के जो जनन की प्रक्रिया अपनाते हैं, उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है अमीबा और हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुल के द्वारा जनन होता है, जो क्रिया मुकुलन कहलाती है, और अमीबा में एक हाइड्रा से दो भागों में बढ़ता है, इसको द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। ये जनन की दूसरी, इसमें अमीबा में अलैंगिक जनन की जो विधि है वो ये आती है। बात आती है इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की, और इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो है डॉली की कहानी। डॉली क्या थी? एक भेड़ थी, इसका क्लोन बनाया। क्लोन कहते हैं एक तरीके से प्रतिलिपि या नकल, क्योंकि अत्यधिक ऊन देने वाली भेड़ थी, इससे अत्यधिक मात्रा में ऊन की प्राप्ति की जाती थी। तो यहां पर किसी समरूप कोशिका, यानी कि समरूप कोशिका है किसी समान कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या कोई अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अथवा संपूर्ण जीव, इनमें क्या है कि माना किसी भी जीव की कोई समान कोशिका तैयार करना, किसी जीव का कोई अन्य जीवित भाग तैयार करना, या किसी संपूर्ण जीव का निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है, यानी क्लोन बनाना होता है तो क्लोनिंग कहलाती है। इस क्लोन का जो निर्माण किया गया वो वैज्ञानिक इयान विल्मोट के द्वारा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंतर्गत रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया। इयान विल्मोट द्वारा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की रोजलिन इंस्टीट्यूट में इसके ऊपर ये इसका क्लोन तैयार किया गया। और ये पहला स्तनधारी जो जीव था, पहले स्तनधारी जीव डॉली भेड़ का जो जन्म हुआ वो 5 जुलाई 1996 को जन्म हुआ। इसका 5 जुलाई 1996 को जन्म हुआ, पहला स्तनधारी क्लोन था ये। और इसकी मृत्यु फेफड़ों के रोग की वजह से 14 फरवरी 2003 में हो गई। डियर स्टूडेंट्स, डॉली भेड़ या किसी भी क्लोन को तैयार किया जाता है तो वो क्लोन पूर्ण रूपेण अपनी पूर्ण क्रिया नहीं कर पाता, या तो वो विकृत होता है या वो जन्म लेने के उपरांत समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर मैंने आज कंप्लीट करा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। इसको घर पर बैठ करके लर्न करने का प्रयास करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।